बहुत लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो डिफरेंट गैलेक्सीज़ की सोल्स हैं वो धरती पर जन्म ले चुकी हैं। आपको कभी कोई ऐसी सोल टकराई? एक्चुअली मेरे PLRs में 3 केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें कि इस तरह के केसेस आए, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो कि ये क्या हुआ ऐसा वाला। बोली मेरा शिप जो है ना ऊपर को जा रहा है। तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कहती नहीं, अब तो मैंने सीरियस क्रॉस कर लिया। मैंने कहा सीरियस क्रॉस कर लिया? तो ऐसे कौन सा सीरियस है? तो थोड़ा मैंने सोचा कि सीरियस मीन्स गंभीरता वाला सीरियस। शी सेड नहीं सीरियस, मैंने क्रॉस कर लिया, पूरा वो कर लिया, मैं दूसरी गैलेक्सी की तरफ को जा रही है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कैसा स्पेसशिप है तुम्हारा? तो कह रही नहीं वो गोल गोल सा है, अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसमें गैजेट्स गुजेट्स ही हैं, लेकिन 2 लोग और हैं साथ में, और उन्होंने मेरे को पकड़ के बैठा रखा है कि अभी तुम चलो ऊपर, है ना, पिताजी बुला रहे हैं। और मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे डांट पड़ेगी। जो दूसरे थे जिन्होंने देखा फ्यूचर लाइफ का, तो ही बिकेम सम हॉलीवुड एक्टर एंड ऑल, और उसके बाद वो यूरोप में थे और ऐसी बात कर रहे थे, ये ईयर 2100 की बात कर रहे हैं, आज से करीबन 75 साल आगे। और वो ये बात कर रहे हैं और किसी बातों बातों में ऐसी बात हो रही है, मैं पूछी अच्छा आप स्पेन में हैं या कहाँ पे हैं? तो उन्होंने मुझे को डांट दिया उसमें, कहते आपको पता नहीं है 1/3 यूरोप डूब गया है ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि हाँ वो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, ये सारा कुछ हुआ है, तो सी लेवल राइज हुआ है, तो अब ये स्पेन वगैरह है नहीं, ये सब फ्रांस काफ़ी हद तक का 1/3 फ्रांस भी बिल्कुल सी लेवल के नीचे चला गया है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी पे हमने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपने बहुत पसंद भी किया। ये एक ऐसी मोडालिटी है, एक ऐसी विद्या है जिसके ज़रिए आप पास्ट की मेमोरीज़ को इसी प्रेजेंट लाइफ में रह के टैप करते हैं, और जितने भी आपके फोबिया हैं या आपको बहुत सारे कुछ भी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उम्मीद रहती है कि आप अपनी पास्ट लाइफ्स में पूर्व जन्मों की मेमोरीज़ को टैप करके वहाँ से क्लोजर पा सकते हैं, एक तरीका पा सकते हैं, कुछ हल मिल सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी को ही एक्सप्लोर किया है, लेकिन उसमें हमने कुछ मुख्य विषयों पर बात करी है, जिनमें से कैसे एनलाइटेंड मास्टर जो हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वे ड्यूरिंग PLR मैसेजेस देती हैं कि धरती पर क्या बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। इसी के साथ हमने 84 लाख योनियों के कॉन्सेप्ट पर भी बात करी है कि क्या कोई ऐसी केस स्टडीज़ हैं ड्यूरिंग PLR में जहाँ पर लोगों ने अपने आप को दूसरी योनियों में, दूसरी डिफरेंट किंगडम्स में जो जीवधारियों के होते हैं वहाँ फील किया है। कैसी वो लाइफ टाइम होती है जब आत्मा शरीर से निकलती है, वो उस वक्त का शरीर छोड़ती है, आफ्टर लाइफ कहाँ जाती है, वो क्या कुछ उसके साथ होता है, उसके अंदर कौन सी भावनाएं होती हैं, ये भी हमने बात की है। बहुत सारी केस स्टडीज़ आज मेरी मेहमान लेकर इस पॉडकास्ट में शामिल हुई हैं। मैं उनका परिचय कराती हूँ। ज्योतिषाचार्य हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, साथ ही PLR एक्सपर्ट हैं, पिछले कई वर्षों से इस फील्ड में एक्टिव हैं। मैं बात कर रही हूँ नंदिता पांडे जी का। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल मीटिंग यू। और बहुत उत्सुकता थी मुझे इधर आने की, और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हो आप, तो इच्छा थी कि कुछ बोला जाए यहाँ पे भी आकर। आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। मैम, आज हम पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के ज़रिए कैसे जो एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, जो डिवाइन सोल्स होती हैं, वो हमें मैसेजेस देती हैं, हमसे संपर्क करती हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही एक और विषय मैंने चुना है जिसका आजकल बहुत बज़ बना हुआ है। सब लोग बात कर रहे हैं कि जो एलियंस हैं, जिसको हम डिफरेंट गैलेक्सीज़ के जीव कहते हैं, उन्होंने धरती पे जन्म लिया है, वो धरती पर हैं। तो आज इन सब पर बात करेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली में जब आप PLR करते हो तो कई बार बड़ी अद्भुत सी सिचुएशन सामने आती है जिसमें खुद को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा है कि नहीं है, और बहुत सुंदर सुंदर स्थितियाँ बनती जाती हैं। जैसे आपने बोला मास्टर्स मिलते हैं, और मेरे तो कई रिग्रेशन में बहुत बार मास्टर्स आए हैं, डिवाइन सोल्स आए हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस दिए हैं जो भविष्य में काम आए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि बहुत पहले की बात है, और मैं अपनी दोस्त का रिग्रेशन कर रही थी,
और उनके उसके रिग्रेशन के बीच में सडनली उसको क्राइस्ट भी दिखे, शिव जी भी दिखे, गुरु नानक देव जी भी दिखे। वो तीनों खड़े होके बोल रहे हैं, कह रही तेरे लिए मैसेज है। सर मेरे लिए मैसेज है? बोली हाँ, वो कह रहे हैं कुछ किताब पढ़ो। तो मैंने कहा देख कि क्या किताब पढ़ने को बोल रहे हैं। तो बोले कि नहीं, कुछ तो बड़ी मोटी मोटी सी 2 किताबें हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको पढ़ो। तो मैंने कहा ओके गो हेड, देखो डीपर उसमें क्या लिखा है बुक में। तो बोली कि येलो एंड ऑरेंज बुक दिख रही है मुझे और कुछ संस्कृत में लिखा है, एंड शी इज टॉकिंग टू मी। वो साथ में बात भी करी मुझसे ये बोल करके कि तेरे को क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा संस्कृत का कुछ पढ़। और उसमें पढ़ते पढ़ते पढ़ रही है कि ऋग्वेद लिखा है। एंड बोलते बोलते बोली कि कन्फ्यूजन में भी कि मतलब तुम्हें क्यों बोला जा रहा है ऋग्वेद पढ़ने के लिए। तो चलो बात आई गई हो गई, मास्टर्स ने कहा, मैंने मान लिया, पर मैंने काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को टाला। और कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे चचा ससुर थे, उनके घर में गई हुई थी, वहाँ पे 2 किताबें मुझे ऐसे दिखी, मोटी मोटी सी, और ऋग्वेद पे ही थी। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि मैं इसको लेके जाती हूँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ इसे। तो बोले हाँ ले जाओ, तो तुम्हारे ही मतलब की है। पर मैंने जब खोला तो वो एक चैप्टर एक बुक में था और बहुत कठिन था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था उसको समझना। तो मैंने उसको साइड में करके फिर अंग्रेज़ी का एक ऋग्वेद मंगाया। फिर मुझे लगा कि अंग्रेज़ी अनुवाद भी क्या अनुवाद होगा जो हमारा संस्कृत का है। फिर मैंने दूसरे एक पुस्तकालय वाला ऋग्वेद लिया, फिर उसको पढ़ा, फिर एक ढंग से पढ़ करके समझ में आया। अब ये देखिए, ये तैयारी मेरी मास्टर्स करवा रहे थे उस पूरे टाइम पे, उसका काम मेरा कहाँ आया। 1 साल बाद एक चैनल था, टीवी चैनल ही, वहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा था साइंटिस्ट और रैशनलिस्ट के साथ, और मैं वहाँ ऋग्वेद कोट कर रही थी। वही जो श्लोक मैंने मेरे को बोले थे। तो आई थिंक वो मास्टर्स, उनको पता था कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आएगी जहाँ पे सनातन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रॉबेबली मुझे चुना जाएगा। मुझे वो सारी चीज़ें बोलनी है कि जो इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, और उनकी श्रद्धा एक बिल्कुल थिन लाइन पे लगी हुई है। क्योंकि देखिए, पहले एक ज़माने में रिलीजन बहुत ज़्यादा, धर्म जो था वो बहुत पावरफुल था, उसके बाद साइंस अब बहुत पावरफुल हो गया है, और अब ये एक द्वंद्व चल रहा है साइंस। लेकिन अब हम एक्वेरियन एज में आ गए जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एक साथ पैरेलल जाएगी। 2012 से आप देखेंगे बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें हो रहे हैं। पर ये जो एक चीज़ थी, वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, ये जो मैंने वक्तव्य बोले यहाँ पे या श्लोक बोले, मैं क्वांटम फिजिक्स बात कर रही थी, और वो क्वांटम फिजिक्स सारी ऋग्वेद में कोटेड है। तो आप मतलब सोचिए कि जो आज हम फिजिक्स में अब पढ़ रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने तो इतने हज़ारों साल पहले बता दिया हमें। तो वो चीज़ हमारे ऋषि मुनि शायद चाह रहे थे, या असेंडेड मास्टर्स चाह रहे थे कि मैं उसको पढ़ करके तैयारी करूं कि कम से कम कोई तो ऐसा हो कि जो तथ्य को सामने लेकर के आए और सत्य को बोले, और एक बताए कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी परिपक्व है, या उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी पावरफुल है। तो ऐसे ही नहीं नकार सकते। तो ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे असेंडेड मास्टर्स आते हैं। एक और उसमें असेंडेड मास्टर्स आ गए सडनली, और उन्होंने मुझसे बोलना शुरू करा वर्कशॉप करो। और मैं बिल्कुल मार्केटिंग वाली पर्सन नहीं हूँ, मतलब मैं अपने को नहीं सेल आउट करना मुझे आता है, ना ही मैं किसी से बोल सकती हूँ कि मतलब आप करिए या आप मुझे पैसे दीजिए तो मैं आपको ये करूँगी। तो मुझे लगा कि मैं तो कन्विंस ही नहीं कर पाऊँगी लोगों को, कौन आएगा मेरा। आप वर्कशॉप तो करो, स्टार्ट करो, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। तो उस फेज़ में, ये मैं प्री कोविड फेज़ की बात कर रही हूँ, और मैंने वर्कशॉप शुरू, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फर्स्ट वर्कशॉप में मेरे पास करीबन 20 लोग थे जो आए थे। और जब मैंने उनको ध्यान कराना शुरू करा, मेडिटेशन कराना शुरू करा, सारे के सारे 20 लोग, क्योंकि मैं सबके डेटा लेकर के रखती हूँ, और एंड में रजिस्टर में उनके कमेंट्स लिखा के या वीडियो हम लेकर के रखते हैं, फीडबैक्स। किसी का आगे चक्र खुल गया था, किसी का हार्ट चक्र खुल गया था, किसी को अलग अनुभूति हो गई थी, किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो गए थे। मतलब ब्यूटीफुल, मतलब उस चीज़ को तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और मेरे को कई बार मैं नतमस्तक हो जाती हूँ कि ईश्वर ने एक कैसा मतलब माध्यम मुझे बना करके इस समय रखा है। तो कोविड से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स करती थी, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। अभी फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। अभी आजकल मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आने लगे हैं कि आप पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रही हैं, मतलब जा क्यों नहीं रही लोगों के पास बोलने के लिए, क्या लोगों को बांटने के लिए, कि ऐसे ही मर जाओगी, इन्हें अपना सारा ज्ञान लेके चले जाओगी। तो मुझे वो थोड़ा सा अटपट रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिक्लूज भी हो जाती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी चीज़ों में पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा ना एक अकेलापन आ जाता है आपको उसी में मज़ा आता है कि आपको लगता है कि जितना क्लाइंट देख लिया, उसके बाद ये समय आपके पास रहना चाहिए आपका।
पर अभी वो फिर धक्का दिया जा रहा है मुझे कि मतलब आप आगे बढ़िए, आगे करिए, अपना आप चीज़ें बनते जाएंगी, होते जाएंगी, वो छोड़ दो, वो हम पे छोड़ दो। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। बिल्कुल। आप उत्तराखंड से आती हैं। हाँ जी। आपका नेटिव प्लेस जी जी उत्तराखंड बिल्कुल। है। उत्तराखंड के बारे में अगर मैं कहूँ, आप मुझसे पूछें, तो सारा मिस्टिसिज्म अगर छुपा है ना कहीं, तो वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में छिपा है। एब्सोल्युटली, आप बोल रहे हो, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं। देवभूमि ऐसे ही नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। और देवभूमि में भी इतनी तरीके की डेटीज हैं वहाँ पर। वन देवता भी हैं वहाँ, कुल देवता भी हैं वहाँ पे, शिव शंकर भोलेनाथ भी हैं, कृष्ण भी हैं, सब कुछ है। और उसके अलावा जो एनलाइटेंड मास्टर्स की एनर्जीज होती है, ज़्यादातर लोगों का वहाँ का कहना है कि वो फील करते हैं वहाँ पे। एब्सोल्युटली। मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, और जैसे एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो 20 साल हो गए लगभग टीवी में आते हुए या कॉलम लिखते हुए। तो कई लोगों को लगता है, क्योंकि मतलब ईश्वर की कृपा रही है कि प्रेडिक्शन भी सही होते रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि बड़ी हस्ती है कुछ ऐसा। और मैं बोलती हूँ नहीं, आप उत्तराखंड आइए, वहाँ पे बैठा हुआ, सड़क में बैठा हुआ कोई आपको हाथ देख रहा है ना, उसके अंदर वो शक्ति है कि वो प्रोबेबली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन लोगों के सामने। ब्यूटिफुल एनर्जीज, मतलब आप जैसे ही पहाड़ में ऊपर जाते हैं ना, जब मैं शुरू में वहाँ गई तो मतलब हम हमेशा ही मतलब वहाँ जाते रहे, वहाँ के जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में जो एनर्जीज होती हैं, मैं जब यहाँ दिल्ली आई, मुझे वो शुरू में कनेक्ट ही नहीं हो पाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके, जैसे माँ कालका जी मंदिर है, उसमें मेरे को बहुत पावरफुल कनेक्ट हुए हैं। उसके तो बड़े भयंकर मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं वहाँ के। और माँ ने थोड़ा डांटा भी मुझे, और फिर उसके बाद प्यार से पुचकारा भी, सहलाया भी, पर वो एक्सपीरियंस अलग था। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मेरे मंदिरों से कनेक्ट। बट उत्तराखंड इज़ सो ब्यूटीफुल, वहाँ की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है। अब सैड हो गया है कि थोड़ा सा वहाँ पे पहाड़ निगलेक्ट होते जा रहे हैं, इसीलिए इतना लैंडस्लाइड, ईश्वर भी नाराज़ हो जाता है जब आप उसको, वो तपोभूमि है, वो ऋषियों के वहाँ पे एनर्जीज हैं इतनी। आप किसी का भी लीजिए, इस समय महाअवतार बाबा जी की लीजिए आप, मतलब उनका जो लहरी माश है, उनको वहीं पे एनलाइटन मिला। स्वामी विवेकानंद जी वहीं काकड़ी घाट में आके उन्होंने, और कसार देवी में आकर के ध्यान करा। महाअवतार जी की तो भूमि वहाँ पे बोली जाती है। अब इवन ये भी बोला जाता है कि गया वगैरह गौतम बुद्ध गए थे, लेकिन उनके बाद उनके अनुयायी आकर के पहाड़ में आकर के फिर उन्होंने वहाँ पे किया। तो वहाँ पे आप नॉर्मली भी देखोगे, इंट्यूटिव स्ट्रीक्स वहाँ पे लोगों की बहुत हाई होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। और एक आई थिंक शायद इनोसेंस है लोगों में अभी भी, तो वो शायद जब आपकी प्योरिटी ऑफ सोल रहता है ना, तो फिर अपने आप ही देव जो है उतर करके उन्हीं के माध्यम से आंसर्स भी देते हैं। जैसे रिग्रेशन में हम किसी को, लोगों को ले जाते हैं, हमारे पहाड़ में एक चीज़ होती है, हम उसको जागर बोलते हैं। जागर, हाँ। तो जागर में हम क्या करते हैं कि उनको इन्वोक किया जाता है, उनको आह्वान किया जाता है, और जिसके ऊपर देवी या देवता आते हैं तो उनके साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वो बड़ा पूरा सात्विक अपना, मतलब उनका खाना भी कोई नहीं बनाता, वो स्वयं अपना खाना बनाते हैं। वो अपनी लकड़ी धो करके अलग से रखते हैं, मतलब उनको इतनी ज़्यादा स्वच्छता, मतलब अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि जब देवता उतरें तो उनके उसमें, वो शरीर में वो प्योर लेवल रहे कि उनके लिए वो टेम्पल ऑफ द सोल वाली बात है, तो टेम्पल बने उस तरह का वो बने। तो वैसा होता है। और आप देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी में जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना, वो जैसे हम रिग्रेशन में करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक रिग्रेशन का है, वैसे ही वो लेकर के चले जाते हैं कि आपका उस लेवल में उस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप बड़े बुजुर्गों से जब चेक करते हो तो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम आपको पता होती है कि हाँ ऐसा हुआ था वहाँ पे, उस टाइम पे इंसिडेंट हुए थे, इसलिए प्रॉब्लम। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन टाइप का एक क्विक मेथड है, तो वो एक मेथड जागर भी है, जहाँ पे इन्वोक करके, आह्वान करके देवी देवताओं की एनर्जीज को बुलाया जाता है, उसका स्पंदन कराया जाता है, और फिर उसके बाद उनके द्वारा, उनके माध्यम से जवाब मिलते हैं। और जवाब जब मिलते हैं तो आप फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको रेमेडीज़ मिलती है कि आप क्या करें कि आप इससे मुक्त हो पाएँ। तो बहुत सुंदर तरीके से होता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद आप भी वहीं से ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, यही कारण है कि बिना ब्लेसिंग्स के तो इला कुछ पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग। क्योंकि देखिए मैं तो बिल्कुल फौजी फैमिली से हूँ, मेरे लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मामा, मौसा, सब आर्मी में, एंड कम्प्लीटली, मतलब मैंने एक नॉन आर्मी पर्सनल से जब शादी की तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि तुम सिविलियन से शादी करोगी, मतलब इतना ज़्यादा फौजी बैकग्राउंड है। और उस बीच में मेरा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना तो बिना डिवाइन के तो पॉसिबल ही नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। नंदिता जी, अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी और वैसे भी आजकल बहुत लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो डिफरेंट गैलेक्सीज की सोल्स हैं वो धरती पर जन्म ले चुकी हैं। आपको कभी कोई ऐसी सोल टकराई? एक्चुअली मेरे PLRs में 3 केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें कि इस तरह के केसेस आए, विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो कि ये क्या हुआ ऐसा वाला, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो जब आप किसी को रिग्रेशन में लेके जा रहे हो, उसके फोबियाज के लिए लेके जा रहे हो, क्योंकि मैं नॉर्मल रिग्रेशन ऐसे नहीं करती जब तक आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से भगवान की एक जो पद्धति भगवान ने बनाई कि आपको जो जीवन जीना, आपने अब जो कर्मों को करना है उसको पेनिट्रेट करके आप जाके रिजॉल्व कर रहे हो। तो मैं हमेशा ईश्वर से परमिशन मांगती हूँ कि क्या मैं इस पर्सन को उस रिग्रेशन में लेके जा सकती हूँ, और अगर रिग्रेशन में लेके जा सकते हैं प्लीज़ आप मार्गदर्शन करिए कि क्या रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का और क्या करना है। तो ये कभी रिसेंट हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो आई थी जब मेरे पास, तो उनके सबसे बड़ा प्रश्न उनके लिए ये था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, और मुझे क्यों किसी से कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता। और मैं बहुत ही मतलब एक कहती थी डिटैचमेंट हो, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो पढ़ नहीं थी, कहती केतु का प्रभाव हो सकता है शायद ये वो। हमने कहा ठीक है, अभी आप तो PLR के लिए आए हो, हम एस्ट्रोलॉजी आपकी बाद में देखेंगे। तो जब हम उनको लेकर के गए तो पहला उन्होंने जन्म अपना देखा जर्मनी का, वहाँ पे जर्मन थी, और जर्मन भी नहीं थी, इटालियन थी, जर्मनी में रह रही थी, एंड फैमिली थी, वाइफ थी, बच्चा था, बट इस लाइफ टाइम से कोई कनेक्ट उसमें से किसी का नहीं था। किसी डॉन के लिए, माफिया डॉन के लिए काम करती थी, तो वो माफिया डॉन जो थे वो इस लाइफ टाइम में उनके फादर हैं, इतना उनका कनेक्ट आया। पर उन्होंने क्या करा कि कुछ वहाँ पे उन्होंने चोरी वोरी करी, प्रॉब्ली नीड था मनी का या जो भी था, वो करके उन्होंने अपने घर पे ऊपर कहीं पे छिपा लिया घर पे जाके। पर इनको माफिया को पता चल गया कि ये चोरी हुई है, और आकर इनको मारा पीटा, वापस लेके आए, मारा पीटा और ख़त्म कर दिया। जब उनकी सोल ट्रैवल करी उसके बाद, तो वो किसी फॉरेस्ट टाइप के एरिया में गई, वहाँ पे उनकी मुलाकात अपने मास्टर्स से हुई, है ना, और एकदम से बोली अरे मुझे को मास्टर मिल गए। तो मुझे लगा पता नहीं कौन मास्टर मिल गए, टीचर मिल गए, मेंटोर मिल गए, कोई मिल गए। बोली नहीं कह रहे, फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेगी कि मास्टर मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, है ना, और सॉरी मास्टर, नहीं मेरे को नहीं करना था, मतलब वो अपना सुर में बोले जा रही थी। तो अब मैं बीच में इंटरफेयर कर रही थी, मैंने कहा क्यों मार रहे हैं, कौन मास्टर है? कहती नहीं वो मुझे बहुत मारे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे, है ना, तुम ये क्या कर रही हो, ये सारा मतलब तुम्हारा ये क्या इंसिडेंट है, और तुमको इसलिए थोड़ा भेजा था यहाँ पे कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में भेजा और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। अब मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक करा कि ये क्या बोल रहे हैं ह्यूमन फॉर्म, पर वो फिर उसके बाद क्विकली चले गई आंध्रा में कहीं पे ट्राइबल एरिया में। तो बोली मैं हूँ यहाँ पे, मास्टर्स हैं और मास्टर हैं यहाँ पे भी, और मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ मास्टर के साथ, तो मैं उनकी दाढ़ी से खेल रहा हूँ, बेबी बॉय है ना, एंड देन कहती है और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो भी मेरी तरह हैं बहुत सारे। फिर मास्टर मुझसे कह रहे हैं अभी तुम जाओ अपना लाइफ जियो, ये करो वो करो, और फिर वो सडनली बोलती हैं कि मैं ना पानी के अंदर हूँ, किसी शिप में हूँ। तो मुझे लगा कोई पनडुब्बी एक नेक्स्ट लाइफ टाइम शायद चले गई हैं या उसमें हो गई हैं, क्योंकि स्पिन कर जाता है इंसान। बोली मेरा शिप जो है ना ऊपर को जा रहा है। तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कहती नहीं अब तो मैंने सीरियस क्रॉस कर लिया। मैंने कहा सीरियस क्रॉस कर लिया? तो ऐसे कौन सा सीरियस है? तो थोड़ा मैंने सोचा कि सीरियस मीन्स गंभीरता वाला सीरियस। शी सेड नहीं सीरियस मैंने क्रॉस कर लिया, पूरा वो कर लिया, मैं दूसरी गैलेक्सी की तरफ को जा रही है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कैसा स्पेसशिप है तुम्हारा? कह रही नहीं वो गोल गोल सा है, अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसमें गैजेट्स गुजेट्स ही हैं, लेकिन 2 लोग और हैं साथ में, और उन्होंने मेरे को पकड़ के बैठा रखा है कि अभी तुम चलो ऊपर, है ना, पिताजी बुला रहे हैं, और मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे डांट पड़ेगी, पर वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम एक्सप्लेन करो। कह रही मैं भी उन्हीं जैसे दिखती हूँ। मैंने कहा कैसे दिखती हो? तो बोली कि नहीं ना मेरा स्टील ग्रे टाइप का गोल्डन कलर का वो है, टेक्सचर है, स्किन है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, हाई चीक बोन्स, बिग नोज़, और मेरे 3 हॉर्न्स हैं। तो मैंने कहा कहाँ पे है? तो बोली कि नहीं पीछे की तरफ को, सामने नहीं है, बैक में 3 हॉर्न्स हैं, और मेरी ना 9 फीट की हाइट है, और मैं जा रही हूँ। और फिर वो पता नहीं मैक्डिमस या कुछ करके उन्होंने बताया कि वो उस प्लैनेट के हैं, और उस प्लैनेट में फिर उनको खूब सारी पत्थर की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, और बहुत हाई लेवल पे उनके पिताजी वेट कर रहे हैं।
तो पिताजी इज़ लाइक द किंग ऑफ दैट प्लानट। एंड वो जो जाने सोच भी रही है कि इतनी सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ूंगी, मुझे नहीं जाना, मेरे को वापस ले चलो उस शिप में, वापस मुझे अर्थ में जाना है, पर वो खींच के ले जाने की चलो। फिर सामने पिताजी के सामने आती है तो पिताजी मतलब 11 फीट की हाइट के हैं और करीब बड़ा गोल्डन उनके उसमें कलर आ रहा है, वो बड़े खुश हैं मुझसे मिल करके। तो मैंने कहा क्या कुछ पहना उन्होंने? तो बोली कि हाँ पहन, लग रहा है कि पहना। मैंने कहा एक्सप्लेन करो क्या कपड़ा है क्या नहीं। तो मेरा आइडिया था कि टू फाइंड आउट कि कितना रियलिटी है कितना क्या है। बोले नहीं वो नहीं है, वो कुछ गोल्डन सा है, स्किनी सा, लाइम स्किली टाइप का है, पर वो उनकी फ्लैश का ही पार्ट है, पर वो ना वो बिकॉज किंग है तो इसलिए उनका ऐसा टेक्सचर है, ये है। और फिर उसके बाद उस गैलेक्सी में उनका कुछ था कि कुछ सेक्रेट सी चीज़ थी जो उन्हीं की प्लानट में थी और दूसरे गैलेक्सी वाले जो हैं उसको हड़पना चाह रहे हैं। तो देयर इज़ एन एरियल वॉर, स्पेस वॉर गोइंग ऑन। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भयंकर चल रहा है। तो बता रही कि कोई 3 दूसरे प्लैनेट से भी आने अटैक करने वाले हैं। तो मैंने कहा कितनी दूर है प्लैनेट हो? तो बोली नहीं 3.5 लाख ईयर्स लग जाएंगे उनको हमारे पास पहुँचने के लिए, पर अभी मुझे बोला जा रहा है वापस भागो, है ना, और वापस अर्थ में जाओ और जा कर के नॉर्मल इंसान की तरह रहो, ये वो, अभी तुमको अपने को बचा के रखना है, अभी तुम्हें ये नहीं करना क्योंकि फादर की डेथ हो जाती है वहाँ पे आफ्टर मीटिंग हर, तो खत्म हो जाता। तो वहाँ जाके नीचे आकर के फिर दिखा रही है कि मेरी लाइफ टाइम्स चल रही हैं ये वो, और वो जो चीज़ है वो मेरे को बोला गया कि मुझे बचा के रखना, वो मेरे सिर के अंदर फिट कर दी गई है ना। तो जब वो रिग्रेशन से बाहर आई वो भी उतनी शॉक्ड थी जितना मैं शॉक्ड थी उसके रिग्रेशन से, और कह रही थी अब मैम ये पता नहीं कितना सच है नहीं है, लेकिन ये है कि कोई मेरे सिर को गलती से भी छू दे तो मेरे को तो लगता है मैं तलवारें निकाल के उसका गला काट दूं, मतलब मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। और मेरे पाँव को कोई छू दे तो भी मुझे सेम इम्पैक्ट होता है कि आई डोंट लाइक कि कोई ऐसे छुए। और दूसरा अभी भी कहती मैं अपने सिर में स्कार्फ बांध के घूमती हूँ या मैं सिर ढक के सोती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि खुला सिर छोड़ दूँ। कि मेरे साथ ये बहुत डीप है और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब आई कांट रिलेट टू दैम। कहती ना मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, कहती मैं उनके साथ रिलेट नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत अपनी बेटी के साथ कर पाती हूँ पर माँ बाप के साथ नहीं रिलेट कर पाती हूँ, कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो कहती मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इतनी डिटैच्ड क्यों है सबसे, दुनिया से। और मैं कहती अंतरिक्ष की तरफ देखती रहती थी, हमेशा मुझे लगता था कि शायद मेरा कोई घर उधर कभी होगा, है ना, तो अगर मैं वहाँ होगा तो जाऊँगी तो कैसा लगेगा। तो कहती मैं हमेशा बचपन से गैलेक्सीज को देख के यही सोचती रहती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे घर वाले मजाक बनाते हैं कि डिस्कवरी वगैरह में कभी कुछ ऐसा आ गया कहते हैं मम्मा तो अब बैठ जाएंगी अपना घर ढूंढने लगेंगी यहाँ पे, अब इनको छोड़ दो, है ना। तो ऐसे भी इंसिडेंट होते रहे हैं। एक और आए थे तो उनके रिग्रेशन में ऐसा दिखा उनको कि वो यहाँ आकर के जैसे ह्यूमन फॉर्म्स को ना स्लेव्स बनाते हैं उस तरह का, कि वो बना के काम करवा रहे थे और धरती पे ही काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उधर पे। तो मैं अभी रिसेंट खबर पढ़ रही थी कि एलन मस्क बोल रहे थे कि मैं एलियन हूँ, तो मैंने कहा हो सकता है कि इस तरह के भी कोई लोग हों, कि मैंने उनका रिग्रेशन तो किया नहीं, कि जो बाकी लोगों से काम करवाने में लगे हैं उतना ही रुथलेस है ये है। तो वो रिग्रेशन में उन्होंने देखा, तो वो उस समय वो ह्यूमन फॉर्म में वो एलियन तो नहीं थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि जैसे कोई एलियन स्ट्रक्चर है जो उन लोगों को गाइड कर रहा है और कुछ खुदाई करवा रहा है कि ये खुदा करके इसको यहाँ पे ऐसे बनाना है, वो कुछ बंकर टाइप की चीज़ें बन रही हैं और कुछ डिग करके कुछ मेटल निकाला जा रहा है वहाँ से। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेटल है क्या, पर कुछ चमकने वाली चीज़ है और वो वैसे करके। तो वो एक उनको थोड़ा सा फ्लैश आया था उस चीज़ का, पर बाकी तो उनकी नॉर्मल लाइफ टाइम थी। तो ऐसा भी होता है। अभी तो देखिए ना भविष्य मल्लिका में लिखा भी है कि ये जो युग आ रहा है अब हमारा, हम जिस स्टेज में चले गए हैं, तो यहाँ पे एलियन कनेक्शंस बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। इनफैक्ट मेरी एक और क्लाइंट है तो वो ध्यान बहुत करती है, मेडिटेशन बहुत करती हैं। तो वो भी अभी मेरे को हफ्ते 10 दिन पहले बोल रही थी कि मैम मैं ध्यान कर रही थी और मुझे एलियंस देख रहे थे ध्यान में। तो कह रही वो 3 थे और वो मेरे को घूरे जा रहे थे और देख रहे थे, और बस मैं भी सोच रही थी कि क्यों देख रहे, पर कुछ बात नहीं की, बस देखते रहे। एक्सप्लेन करो कैसे थे। तो शी वॉज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वो सिमिलर स्ट्रक्चर, वो भी वही बता रही थी कि स्टील ग्रे गोल्डन काइंड ऑफ स्किन है। इसने हॉर्न्स नहीं बताए लेकिन इसने स्ट्रक्चर वैसे बताया। तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा नेक्स्ट जब मेडिटेशन में आएंगे ना तो उनसे बात करना, पूछना कि क्यों आप आ रहे हो, क्या पर्पस है आपका, क्यों बात करना चाह रहे हो। बट संभव है क्योंकि जब वो रिग्रेशन से ये आई थी बाहर, जिनको उन्होंने अपना सीरियस से आगे देखा, तो वो बोली कि वो जो आंध्रा विलेज में जो बच्चे थे बाकी, कह रही मैम वो सारे भी वहीं से आए हुए थे सब,
प्लैनेट्स हैं, और वो केवल एक ही प्लैनेट के नहीं थे, वो अलग अलग प्लैनेट्स के भी आए हुए हैं। तो मैम ऐसी कौन सी खोज है या ऐसी कौन सी नीड है कि जो एलियन सोल्स हैं वो पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं? देखो, अगर आप ऐसे देखो, जैसे चांद देखो या मार्स देखो, मार्स में इतनी स्टडी अभी हम कर रहे हैं, तो सारे तो मिनरल्स और सारे तो वो वहाँ है नहीं ना। आप इधर आकर के देखो, अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु हैं, तो वो सारे तो सब प्लैनेट में मिलता नहीं। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो हमें बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि हम उतने इवॉल्व्ड हैं ही नहीं, हमारे अंदर वो एनर्जी लेवल्स ही नहीं है जो उनसे मैचअप कर पाए टेक्नोलॉजी वाइज में। बट आपको ये अजीब नहीं लगता कि सारी गैलेक्सीज, अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले वो परमेश्वर, वो श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने गीता में बताया है, सबके सामने सबको बताया, अर्जुन को बताया और गीता के ज़रिए हम सबको पता है, जब वो यहाँ धरती पर जन्म ले रहे हैं कृष्ण अवतार में, विष्णु खुद, तो हम लो एनर्जी वाले कैसे हो गए? तो लीलाएं हैं ना, कृष्ण ने भी तो अपलिफ्ट किया ना एनर्जी सबकी, और वहीं पे इंद्रदेव को भी उनकी जगह दिखाई गोवर्धन पर्वत उठा के, कि एरोगेंस जो है वो खत्म करो। जितनी भी ईश्वरों की जो लीलाएं हुई हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के गई हैं। चाहे पुरुषोत्तम राम हो, तो पुरुषोत्तम की मतलब पुरुष में उत्तम स्थिति कैसे बन सकती है वो उन्होंने सिखाई। माता सीता हो तो उन्होंने दिखाया कि आप जैसे लोग इस समय बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सीता हम नहीं बनना चाहेंगे। मैं कहती हूँ मैं तो सीता बनना चाहूँगी। द काइंड ऑफ एनर्जी सीता में थी, या जो स्ट्रॉन्ग उनका एक उनकी नॉलेज थी, उनका डिसीजन था। जैसे जब भगवान राम उनको लेने आए वापस, वो नहीं गई, क्योंकि उनका डिसीजन था कि उन्होंने जब एक बार सुन लिया कि हाँ ये करने से मेरे प्रभु को या मेरे पति को ये दिक्कत आएगी और वो धर्म संकट में पड़ेंगे, उससे पहले ही वो सवेरे लक्ष्मण जब के साथ जा कर के फूल चुनने जाती थी, वो जाके फूल वहाँ रखवाई लक्ष्मण से, लेकिन उन्होंने जंगल में अपने को छोड़वा दिया कि मुझे आश्रम में छोड़ दो, है ना, क्योंकि इसके बियॉन्ड ना तो वो मुझे छोड़ पाएंगे और ना मैं ऐसे जा पाऊँगी। ये सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त है जब मैं निकल करके जा सकती हूँ। तो ये वो तो खैर रामायण की एक अलग कथा है और टोटल वो है, लेकिन जितने भी हमारे इवॉल्व सोल्स और हमारे ईश्वर जिन्होंने भी फॉर्म्स लिए, तो उन्होंने हर अपने टाइम पे एक एक सबक हमको सिखाने की कोशिश की कि क्या है। तो जब त्रेता युग था तो उस समय क्या स्थितियाँ थी, उस समय क्या लेसन्स होने थे वो मिले। जब द्वापर युग था तो द्वापर युग में क्या लेसन्स मिलने चाहिए थे वो मिले। अब कलयुग है तो कलयुग में कल्कि जी आएंगे और कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, और तब क्या उसका लेसन होगा वो हम तब सीखेंगे। तो कल्कि अवतार का भी इंतज़ार है। इस समय तो जितने भी चिरंजीवी हैं वो सारे मौजूद हैं और वो उनकी मदद करेंगे इस कलयुग का अंत करने में और नेगेटिविटी को ख़त्म करने में। तो उनके लिए बोला जाता है साइबॉक्स की तरह रहेंगे। साइबॉक्स का मतलब होता है जिनके थोड़ा सा चिप्स होती हैं अंदर बॉडी में, जैसे अभी होने लग गया AI। एंड इफ़ यू लुक एट एलन मस्क, वो बोल रहे हैं कि दिमाग में मैं चिप लगा दूंगा तो कंट्रोल हो जाएगा सारा, है ना, डिसीजन मेकिंग, थॉट प्रोसेस, सब कुछ। आपको मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की नहीं ज़रूरत है। मीन्स कि एक बिगनिंग है, और ये बिगनिंग में अगर आप फिर चिप्स वगैरह लगा देंगे किसी के हाथ में, किसी के कुछ में, तो आप तो बिल्कुल ना ह्यूमन रोबोट्स हो गए। तो कल्कि अवतार के लिए बोला जाता है कि वो ह्यूमन रोबोट्स का भी एक्सीलेंट फॉर्म होंगे, बिकॉज उनको उन्हीं लोगों को मारना है, ख़त्म करना है जो इस तरह की तबाही मचाएंगे, क्योंकि एक आम इंसान उनसे नहीं लड़ सकता, है ना, और वो बदलाव की स्थितियाँ वैसे ही बननी शुरू हो जाएंगी। मैंने एक बार बहुत पहले एक चैनल के लिए पास्ट लाइफ का तो किया ही था, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन पे किया था, और बहुत इंटरेस्टिंग सा उसमें आया था। उन्होंने उसको टेलीकास्ट नहीं किया केवल इसलिए कि बहुत कंट्रोवर्सीज उसमें हो जाएंगी। तो उसमें मैंने देखा कि 2 कैंडिडेट्स को हमने किया था, और एक सब्जेक्ट को जिनको किया था उन्होंने देखा कि वो कह रही थी कि चाँद मुझे बहुत पास दिखाई दे रहा है, और मैं जिस प्लेन से जा रही हूँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है बगल में हाथ आगे बढ़ा दूंगी तो चाँद मिल जाएगा मुझे, और मैं शायद यहाँ रहती हूँ, और मैं यहाँ से नीचे पता नहीं LA वैले में जा रही थी टीचिंग करने के लिए। तो वो वहाँ से वो ट्रैवल कर रही थी उधर, और उधर से फिर वापस। तो वो अब देखिए ना, हम कॉलोनीज़ की क्या बात कर रहे हैं, मून में कॉलोनीज़ होने की बात कर रहे हैं ना, और ये उन्होंने देखा था 2120 में या 21 ऐसा कुछ टाइम फ्रेम वो देख रही थी कि वहाँ पे जो दूसरे थे जिन्होंने देखा फ्यूचर लाइफ का, तो ही बिकेम सम हॉलीवुड एक्टर एंड ऑल, और उसके बाद वो यूरोप में थे और ऐसी बात कर रहे थे, ये ईयर 2100 की बात कर रहे हैं।
आज से करीबन 75 साल आगे। और वो ये बात कर रहे हैं और किसी बातों बातों में ऐसी बात हो रही है, हमें पूछे अच्छा आप स्पेन में हैं या कहाँ पे हैं, तो उन्होंने मुझे को डांट दिया उसमें, कहते आपको पता नहीं है 1/3 यूरोप डूब गया है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले कि हाँ वो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, ये सारा कुछ हुआ है, तो सी लेवल राइज हुआ है, तो अब ये स्पेन वगैरह है नहीं, ये सब फ्रांस काफ़ी हद तक का 1/3 फ्रांस भी बिल्कुल सी लेवल के नीचे चला गया है। तो वो आज से करीबन 15-20 साल पहले की, 17-18 साल पहले किया हुआ प्रोग्रेशन था। तो दिखाई 17-18 साल पहले मैंने किया था। तो उस टाइम पे तो वो चैनल ने टेलीकास्ट इसलिए नहीं किया कि उनको लगा ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बिकॉज मैंने वो प्रोग्रेशन करा था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट उस चीज़ का आता था कि ये क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा। बट लुक एट इट 2 डिकेड्स डाउन द लाइन, आज हम बात करने लगे ना कि सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होगा तो शायद न्यूयॉर्क डूब जाएगा या यूरोप का 1/3 या 1/4 एरिया डूब जाएगा। और ये 21, और साइंटिस्ट भी अब 50 साल की बात कर रहे हैं कि आने वाले 50 सालों में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। सो दिस मैन 2100 ईयर में, वो कोई हॉलीवुड का स्टार है और वो यूरोप में उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ पे घूम रहा है, लेकिन वो साथ में ये भी बता रहा है कि 1/3 यूरोप अब है नहीं जो पहले था। तो वो प्रिडिक्शन कहीं पे देखो तो एक तरह से सही आ रहा है ना। तो टाइम ट्रैवल, आप पहले की तरफ जाओ या फ्यूचर की तरफ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जा सकते हो, आप देख सकते हो और बहुत कुछ आपको उसमें मिल सकता है। मैम जनरली एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मतलब मैं आपको बताऊं, अगर कि जिस व्यक्ति को PLR के बारे में पता भी नहीं है, उस व्यक्ति की भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार इला ये जन्म ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मनुष्य जन्म से हम कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, पक्षी कुछ बन जाएं। तो जनरली मैंने जो पढ़ा सुना है, ऐसा कहते हैं कि जब आप एक बार सारी योनियां काट कर लास्ट में गाय का जो पशु जन्म होता है उसके बाद मनुष्य बनते हो, और फिर आपके क्योंकि आपके कार्मिक अलाइनमेंट और कार्मिक बंधन जो हैं वो मनुष्यों से ही होते हैं ज़्यादातर, तो फिर आप कभी दूसरी योनियों में नहीं जाते हो। आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप PLR इतना करते आए हैं इतने सालों से, तो कहीं ऐसा रहा है? आई विल डिफर अ बिट इसमें। 84 लाख योनियाँ तो होती है, बस ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी सारी ही योनियाँ जीनी है उसके बाद फिर आप मनुष्य जन्म। देखिए मनुष्य जन्म हमारा बहुत प्रेशियस जन्म है, क्योंकि आपको बुद्धि भी भगवान दे रहा है, शरीर भी दे रहा है, हाथ पाँव दे रहा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें दे रहा है, बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, आप उसको ऐसे ही बेकार में छोड़ करके चले जाएंगे तो कीड़े मकोड़े 100% बन के आएंगे नेक्स्ट उसमें, बिकॉज यू पॉइंटलेसली आपने उसको वेस्ट कर दिया इस मनुष्य तत्व को, है ना। तो जब मैं PLR करती हूँ, मेरे तो इतने सारे PLRs में आई हैव सीन, एक मेरी रेगुलर हैं, बहुत सारे PLRs कराती हैं मुझसे, तो किसी एक PLR में बोली मैंने, तो उनके साथ तो इतनी हैबिट हो गई थी तो मैं ज़्यादा डिटेल में डिग भी नहीं करती, तो मैंने ऐसे पूछा अच्छा बाल कैसे हैं, बोली बहुत अच्छे सुंदर से बाल हैं मेरे, बहुत लहरा रहे हैं, ब्लैक कलर के हेयर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और खुद ही खुश हो रही है कि मतलब मेरे इतने अच्छे बाल हैं, मतलब सिल्की हेयर है। आई सेड वेरी नाइस, अच्छा बताओ आँखें कैसी हैं तुम्हारी, तो बोली बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं मेरी, बहुत सुंदर आँखें हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहती हूँ मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा कुछ मैराथन टाइप या ऐसा, कहती नहीं नहीं मैम, 2 लोग हैं ना ये मेरे लिए लड़ रहे हैं कि दोनों को चाहिए कि मेरे को पोजेस करें। मैंने कहा पोजेस करें या मतलब बीफ्रेंड करें, 2 अलग चीज़ें। कहती नहीं नहीं ना, मैं इतना तेज़ भागती हूँ तो उनको फिर मेरे ऊपर जाने में तो उनको बड़ा मज़ा आता है कि वो करना। तो मैंने कहा तुम हो क्या, तो बोली मैं घोड़ी हूँ ना मैम। तो देन इट स्ट्रक मी, सेड ओहो अच्छा। और वो इस लाइफ टाइम में उसके एक एक्स बॉयफ्रेंड था और एक करंट बॉयफ्रेंड था, और उसके बाद कुछ सालों बाद दोनों को ही उसने हटा दिया अपनी लाइफ से कि इनफ ऑफ दिस पैटर्न, अब मुझे ये पैटर्न में ही आगे बढ़ना नहीं है। तो एक वो लाइफ टाइम उसने देखी। एक का बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो डायबिटीज़ के लिए आए थे मेरे पास, और बॉम्बे के आसपास किसी शिप में या बोट में उनकी डेथ होती है लास्ट में, और अच्छे वेल ऑफ फैमिली से हैं। तो जब डेथ होती है तो वो मैं नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट डेथ आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी रूह कहाँ जाती है, क्या होता है आपकी आत्मा के साथ, मतलब आप शरीर छोड़ देते हो। मैं हर किसी को लेके जाती हूँ और उससे बहुत सुंदर होता है क्योंकि आपका फियर ऑफ डेथ हट जाता है। तो आई ऑलवेज टेक, तो मैंने उनको बोला कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कहाँ, वो कह रही मैम मेरे को तो बड़ी मछली खा गई। तो मैंने कहा अच्छा तो आपकी बॉडी पार्ट्स, कहते नहीं पूरा खा गई। अब मैं चेक रहा, मैंने कहा भैया 6 फुट के आसपास की आप अपनी हाइट बता रहे हो उस लाइफ टाइम में, कितने बड़े हो आप,
और आपको मछली खा गई तो वो वेल टाइप की कोई होगी जो ऐसे खा गई हो। तो बोले नहीं उतनी बड़ी नहीं है, 2 फीट के आसपास की मछली है। तो मैंने कहा 2 फीट के आसपास की मछली आपको कैसे खा सकती है? बोले नहीं छोटी मछली हूँ ना मैं। तो वो इमीडिएट जब मरे, उनकी बॉडी तो डिस्कार्ड हुई होगी जो होगी, उनकी सोल ने रीबर्थ ले लिया मछली की तरह, एक छोटी फिश की तरह। अब वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 सेकेंड्स या 1 मिनट या हाफ एन आवर जो भी रहा होगा वो लाइफ स्पैन, और बड़ी मछली ने खा लिया, वो लाइफ स्पैन कवर अप करके वो फिर नेक्स्ट लाइफ में चले गए, राइट। सो ऐसे भी होता है। फिर एक ने देखा, वो तो मेरे लिए काफ़ी टीचिंग लेसन था। मैं उनको लेके गई और मैंने उनको बोला कि ठीक है आप बाहर निकल के जब आओगे टनल से तो आप लाइट देखना और लाइफ टाइम देखना क्या देख रहे हो। और उन्होंने बोला, और मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे पता होना चाहिए पर मुझे नहीं पता था, आई विल एक्सेप्ट दैट। तो वो जब बाहर निकली तो उन्होंने अपने को चिड़िया देखा एंड उन्होंने बोला कि मैं चिड़िया के फॉर्म में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, करी नहीं पर ना मेरे को कुछ खाने वाने को मिल नहीं रहा, मैं बड़ी बीमार चिड़िया हूँ, मरने वाली हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अभी कैसे, मतलब गो टू योर लास्ट ब्रेथ, कैसे हो रहा है, क्या सोल रिलीज हो रही है, तो क्या हो रहा है? तो बोली मम्मी उड़ रही हूँ हवा में। मैं कहा तुम मरने वाली हो तो तुम हवा में क्यों उड़ रही हो? कहती मरूंगी ना तभी तो हवा में उड़ रही हूँ। तो मैंने कहा लेकिन कैसे, मतलब तुम नीचे मरोगी ना धरती पे? बोली नहीं नहीं, हम ना चिड़ियाएँ ऐसा करती हैं, जब हमको मरना होता है तो हम हवा में बिल्कुल ऊपर स्काई में जितनी लिमिट हो सकती है हम उसको बिल्कुल जाते हैं, उसको ऊपर फ्लाई करते हैं और हमारे ना बॉडी पार्ट्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और हमारी सोल छोड़ देती है उसको। तो वो सारे ना चिड़ियों के पंख, उनके पार्ट्स वगैरह सब वो फ्लोट करके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जब तक नीचे पहुँचते हैं वो पाउडर फॉर्म में नीचे पहुँचते हैं, मतलब दैट है। तो मुझे थॉट है, मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर मैंने स्टडी किया कि क्या बर्ड्स ऐसे मरती हैं, तो एक्चुअली में बर्ड्स ऐसे मरती हैं। नहीं तो आप देखोगे तो ज़मीन में हर जगह आपको जिस हिसाब से कौवे, चील, कबूतर वगैरह हैं, तो सब जगह तो हमको चिड़ियाएँ मरी हुई दिखनी चाहिए ज़मीन में। ऐसा तो कभी हम देखते नहीं चिड़ियाओं को, कभी ज़मीन में मरा हुआ इक्का दुक्का कभी कोई दिख गया, अदरवाइज वी विल नॉट सी कि कोई चिड़िया मरी हुई है ऐसे। सो दैट वाज क्वाइट एन इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस कि भाई ऐसा भी होता है कि इस तरह का। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें जो है डिफाइन करती हैं कि योनियाँ तो होती हैं, 84 लाख योनियाँ भी होती हैं। फिर कई बार हो सकता है बैक्टीरियाज भी बनते होंगे, ये भी बनते होंगे, वायरस भी बनते होंगे और उसी समय डेथ भी हो जाती होगी, मर जाते होंगे, क्योंकि वो तो मिली सेकेंड्स में आप मरते हैं, जीते हैं, तो वो 84 लाख योनियाँ कहीं ना कहीं होते हैं। एक जो बोलते हैं कि गाय के बाद ह्यूमन फॉर्म आता है, इसका मुझे थोड़ा सा अभी तक का रिग्रेशन में तो नहीं दिखा। रिग्रेशन में कई बार ये दिखा कि आपके कर्मों के हिसाब से, लाइक अगर आपने अच्छे कर्म करें, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता होते हैं ना, तो इसलिए शायद ये माना गया कि भाई आप गाय के उसमें। अभी मैंने पिछले महीने एक रिग्रेशन करा था, जूम से ही कर रही थी, आइलैंड में कोई हैं उनका, तो उनके इस लाइफ टाइम में जो डॉग था वो प्रीवियस लाइफ टाइम में उनकी बेटी थी, है ना। तो वो अफ़गानिस्तान साइड में, मिडल ईस्ट में कहीं पे थी और मेल पर्सन थी, और बेटी जो थी तो वो बहुत छोटे में, मतलब वो पता नहीं कुछ होता है इंसिडेंट मार्केट एरिया में, और इनकी वाइफ का किसी से झगड़ा होता है, फिर इनको पकड़ के मार वार देते हैं ये वो। लेकिन वो बच्ची इस फॉर्म में इनकी डॉग के रूप में आई थी और इनके साथ रही थी और इनको बहुत अटैचमेंट था। तो उसके अभी 3-4 साल पहले उस डॉग की डेथ हुई। तो ये भी बोला जाता है, योनियों में ये भी बोला जाता है कि जो जब हम 4 पाँव वाले जानवर बन के आते हैं, डॉग वगैरह आते हैं, तो कई बार बहुत संत महात्मा भी आते हैं ऐसे बन के, क्योंकि वो चाहते हैं, होता क्या ना कि आप नर्सरी में हो, आप सीधे PhD करना चाहते हो, तो ऐसे तो होगा नहीं, आपको KG क्लास 1, 2, 3 तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ इवॉल्व सोल्स होती हैं, तो वो चाहती हैं कि नहीं हम ट्रिगर करते हैं, हम मतलब डबल ट्रिपल 4 टाइम्स प्रमोशन लेंगे, तो हमको इस योनि में जन्म लेना, हम इसको काट लेते हैं। तो जो बहुत प्योर सोल्स होते हैं, जो इस तरह के महात्मा संत टाइप होते हैं, तो वो जो होते हैं ना, वो इस तरह के घरों में जाते हैं जहाँ उनको बहुत प्यार से रखा जाता है। तो आप देखें कि जब आपके घर पे पेट डॉग होता है या कैट होता है, आप कितने प्यार से रखा, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी हर चीज़ का केयर करते हैं। तो उन्होंने वो योनि भी गुजारी, आप सोचो कितने सत्कर्म लेके आए होंगे कि योनि भी गुजारी और आपने जो है अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन भी करा, और आप एक नेक्स्ट लाइफ टाइम में एक बेटर पर्सन की तरह बन करके भी आए और निकल के आए। तो ह्यूमन फॉर्म टू एनिमल फॉर्म टू अदर फॉर्म्स और फिर वापस ह्यूमन फॉर्म, ये आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। अब बिल्कुल ही दुष्ट टाइप के इंसान आप हों, फिर तो आप सोच लीजिए कि आप नाली के कीड़े की तरह ही फिर बन करके अधिकतर कॉकरोच और इस तरह के रेप्टाइल्स और वैसे चीज़ें बन करके रहेंगे। मैम एक
PLR से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग PLR जब हम अपना पास्ट देख रहे होते हैं, रिग्रेशन में जा रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों को मेडिटेशन में भी और PLR में भी एरियल व्यू ही दिखता है हमेशा? देखो, शुरू में क्या होता है ना, एरियल व्यू इसलिए दिखता है क्योंकि जब हम आपकी सोल को लेकर के जा रहे होते हैं उसमें, तो यू आर डिसेंडिंग इनटू दैट लाइफ टाइम। आप सबकॉन्शियस माइंड की उस मेमोरी में नीचे को जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सब आप पहले शुरुआत में आप क्या देख रहे हो, एरियल, सबको नहीं दिखता पर इन जनरल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एरियल व्यू आपको दिखेगा। वो इसलिए भी दिखता है क्योंकि अब वो डिसेंड कर रहे हो उस लाइफ टाइम में। जैसे आप उस लाइफ टाइम में डिसेंड करने लगते हो, फिर आपको बाकी चीज़ें फिर अपने सामने नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार थॉट्स के फॉर्म में आती हैं, कई बार फील होता है, कई बार चलचित्र की तरह दिखता है सामने कि टीवी चल रहा है या मूवी चल रही है। कई बार आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप खुद उस पार्ट को झेलने लगते हो। जैसे मैंने अभी एक PLR किया था किसी का, तो वो यूरोप में कहीं पे थी और पेंटिंग करने की उनकी बड़ी इच्छा होती थी, तो फादर मना करते थे कि नहीं करो, तुम्हारी शादी वादी करनी है। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में थी वहाँ पे, फिर शादी भी हो जाती है कहीं पे, तो शादी होती है तो पति भी मना करता है, ये करता है, फिर पति भाई को बुला लेता है कि देखो तुम्हारी बहन मान रही है, अभी फिर पेंट कर रही है। तो भाई ने ना बहुत ज़ोर से उसके पाँव पे, अपने पाँव से उसके हाथ में मारा। अब वो वहाँ पे PLR में जब देख रही हैं तो उसने उतना स्ट्रॉन्ग उसको महसूस करा कि ज़ोर से चिल्लाई कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ पे मारा है इतनी ज़ोर से कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। शी कुड फील दैट पेन। तो वो वैसा भी होता है जैसे उसी लाइफ टाइम में उसके हस्बैंड ने उसका गला दबा के मारा, बिकॉज उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया था और इसको बिल्कुल बांध के रखना चाह रहा था ये, लेकिन पेंटिंग वेंटिंग छुप छुप के अपना करती थी। तो वो अभी जब रिग्रेशन से बाहर आई तो वो ये बता रही थी, कहती कि मैं अपना ना चोकर वगैरह पहन नहीं सकती, मुझे अभी भी लगता है जैसे ना गला मेरा कुछ ऐसा बंधा हुआ सा है, तो मैं स्कार्फ्स भी डालूंगी तो लूज स्कार्फ्स डालती हूँ, या मतलब बंद गला गुलोबन टाइप का कुछ नहीं, चाइनीज़ कॉलर्स कुछ नहीं। तो कहती हमेशा मुझे ऐसा एक फियर रहता है, और फियर ऑफ मैरिज उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कि कमिटमेंट इश्यूज़ कि अगर कर लिया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। तो वो इनफैक्ट वो आई थी रिग्रेशन उसी चीज़ के लिए कि मेरे को इतने कमिटमेंट इश्यूज़ क्यों हैं, पर उसमें जब वो देखा तो ये भी देखा। उसी का एक लाइफ टाइम में उन्होंने देखा था कि वो एक लाइफ टाइम में अपने परिवार वगैरह से वाइफ को की वजह से अलग हो जाती हैं परिवार से। ये वाइफ वही हस्बैंड है जो एरिस्टोक्रेटिक हो गया, ठीक है, ये उससे पहले की लाइफ टाइम है। और वहाँ पे ये फाइनली इतना त्रस्त हो जाता है इंसान कि ये छोड़ छाड़ करके साधु बन जाता है, और साधु बन करके देन ही गोज़ टू ही सेइंग कि वो कैलाश मानसरोवर के आसपास है, और वहाँ पे 40 साल तपस्या करी है ना, पूरा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत है सब कुछ। एक एवलांश भी देखा उन्होंने वहाँ पे होते हुए, और भोलेनाथ के बहुत पास, मतलब उनको फील भी होता है कि भोलेनाथ का प्रेजेंस है ये वो, और फिर वो उसी तरह से वहीं पे मर जाते हैं। तो जब मरते हैं तो उसके बाद जो हम कहते हैं ना आफ्टर लाइफ, में तो वैसे ही लेके जाती हूँ ट्रांसग्रेस, तो आता है कि लेसन्स लर्नड इन द लाइफ, कि आपने क्या सीखा इस लाइफ से। तो वहाँ पे शिव जी उनसे बोल रहे हैं कि मेरी तपस्या करा, मेरी पूजा करी, वो सब तो ठीक था, लेकिन अपने कर्मों से भागे उसका फल कौन देगा, वापस जाओ, है ना, अभी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। 40 साल घसीट दिया तुमने सोच के कि तुम मेरे करीब आ गए, वो सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे करीब, मैं तब भी तुम्हारे करीब होता, लेकिन वो कर्मों से जो तुम भागे उसकी माफ़ी कौन देगा, गो बैक। तो वो वापस फिर उनको आके वो लाइफ टाइम दोबारा और अभी भी जीनी पड़ी। और इस लाइफ टाइम पे वो कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त नहीं है, कि उनको या तो फिर कृष्ण दिखने चाहिए थे अगर सबकॉन्शियस माइंड में, या लोग कहते हैं कि अरे ये प्लेसिबो इम्पैक्ट होता है, या इस तरह से सोचते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं, आप कई बार गाड़ियों के नंबर्स, मतलब में होता है गाड़ियों का मेक, गाड़ियों के नंबर, मैं तो बोलती हूँ कॉपी करिए, उसके बाद उसको हम रिसर्च मारते हैं कि वो अगर गूगल में अवेलेबल है या कहीं पे अवेलेबल है। गाड़ियों के मेक तक का तो पता चल जाते हैं कि ये मेक उस टाइम पे था कि नहीं था। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ टू इट कि रियलिटी में ऐसा होता नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरी बेटी को एक रिग्रेशन में लेकर के गई, उसने एक लाइफ टाइम देखा, फिर आउट ऑफ फियर उसने एक सर्टेन पोर्शन नहीं देखा। फिर ये दूसरी लड़की जो बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेवल करती है, तो कई बार हम कहते हैं ना सरोगेसी बेबीज़, इसी तरह से सरोगेसी PLR भी होते हैं। यानी कि आपको अगर PLR करना है तो आप अपने माता पिता का भी PLR अपने थ्रू देख सकते हैं, उनकी लाइफ टाइम भी। तो उसने भी वही लाइफ टाइम देखी। उसके बाद जब वो निकल के रिग्रेशन से बाहर आई, इन दोनों ने मैच किया
दे वर डिस्क्राइबिंग कि जो ड्रेस पहनी थी, जो ड्रेस की डिटेलिंग्स थी, जो सब एक सी थी। अच्छा, इस बंदी को पता नहीं कि मेरी बेटी ने क्या देखा, मेरी बेटी को पता नहीं ये कौन है। दे हैड नो कनेक्शन, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 6 महीने का डिफरेंस था आपस में, और सेम टू सेम बिल्कुल, है ना। तो वो इतना, कई बार इतना गूज़बम्स देने वाली एक सिचुएशन बनती है कि आप ये सोचते हो कि हम तो बस पपेट्स हैं, और कर्मों को हमेशा हमेशा ठीक करना चाहिए। और जब भी वो लाइफ लेसन आते हैं ना, जब आप मृत्यु के बाद आप ईश्वर की एनर्जी से मिलते हो, तो हमेशा ये आते हैं फॉरगिवनेस का, कंपैशन का और प्रेम का। जो जितने भी धर्मशास्त्र आप देखो उठा के, तो अंत में यही है बॉटम लाइन, कि प्यार करो, प्रेम करो, है ना, माफ़ करो, करुणा रखो, है ना, काइंडनेस दिखाओ। तो वो अंत में वही आता है कि तुमने ये नहीं सीखा, फिर क्या सीखा, वापस जाओ, दोबारा लाइफ टाइम देखो, फिर दोबारा कर्म करो। जब तक है नहीं इसी को भाई रिपीट तो करोगे ही ना, आगे कैसे प्रोग्रेस करोगे। तो कई सोल्स होते हैं जो बहुत इवॉल्व होते हैं, बच्चों में भी आप देखना कि मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होता है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम फिर वो सबड्यू हो जाता है, फिर वो स्पार्क की तरह दोबारा इग्नाइट होता है, ऐसा भी होता है। तो इट्स ऑल कार्मिक साइकिल्स जो हम चला रहे होते हैं। बिल्कुल मैम। और पता है आपको, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इला जी आप ऐसे मिस्टिकल टॉपिक्स पे और ये PLR पे इतनी बात क्यों करती हैं। तो देखिए, मोडालिटी जो भी हो, ज़रिया जो भी हो, अगर हम अपने कर्मों को अच्छे से समझ रहे हैं और हमें एक क्लोजर मिल रहा है जहाँ से हम प्रेजेंट लाइफ में कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा था कि इला जी मैं बिना किसी प्रॉब्लम के सिर्फ टाइम पास के लिए PLR नहीं करती हूँ। तो पर्पस यही है कि हमें कहीं से भी सोल्यूशन मिले। और इसका तो मैंने ना हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा देखा है, ब्यूटीफुल वे की, मतलब हेल्थ लोगों की ठीक हो जाती है। मतलब ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ पे वेट लॉस हो गया लोगों का, जहाँ पे डीप एक्नेस, फोबियाज बहुत डीप थे उनके, फोबियाज ठीक हो गए, और माइग्रेन जैसे इश्यूज थे वो ठीक हो गए। और अगर कोई चीज़ में, जिसमें कहते हैं ना हींग लगे ना फिट करे, और आप ना तो कुछ खा रहे ना बॉडी के साथ आपके कोई नेगेटिव हो रहा है, हील ही हो रहे हो, ऊपर से कई बार ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, डिवाइन मास्टर्स आ जाते हैं आपके पास, तो वो जो सुंदर अनुभूति होती है आपको, उसका मतलब आपको कई बार बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं अपने रिलेशनशिप एरियाज़ में, अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। करियर में मैंने तो ऐसे भी देखा, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन उनका करियर ब्लॉकेज बहुत आ गया था एक सर्टेन फेज़ के बाद। तो मेरे को लगा रिग्रेशन में तो जा नहीं पाएंगे, बिकॉज जर्नलिस्ट का अपना लॉजिकल माइंड बहुत तेज़ होता है, तो वो शांत तो कर ही नहीं सकते उसको, बट ही वेंट। और वो ना घोड़े पे कहीं पे स्टकअप हो गए, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। मैंने कहा प्लीज़ आगे बढ़िए, देखिए क्या, नहीं मैं यहीं पे हूँ, बैटलफील्ड है और युद्ध हो रहा है, मैं एक एम्परर टाइप हूँ, मेरी खुद के लोगों ने जो है उनको, जो राजा थे, जो उनके अंडर थे राजा, उन सब लोगों ने भी इनको डिच करा, ऑपोजिशन के साथ जाके मिलके बैटलफील्ड में उधर चले गए और इनको डिच करा। फिर उनको बोला टाइम स्केल में आगे पीछे करके, फिर लास्ट उन्होंने फेस देखा कि मैं जो हूँ मंदिर में हूँ और अब मैं पुजारी टाइप बन गया हूँ, मैंने सब छोड़ दिया राजपाट अपना, और आई एम इनटू दिस नाउ एंड एवोल्यूशन में, मतलब उस स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। पर वो रिग्रेशन कोई बहुत ऐसा खास रिग्रेशन नहीं था कि बहुत फ्लैशेस आए हों, बहुत कुछ आए हों, लेकिन उसका आउटकम बड़ा तगड़ा था। सडनली ही वॉज बीइंग कॉल्ड इन ऑल द टॉप चैनल्स एज अ कंसल्टेंट, सडनली आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से जैसे लोगों की आत्मा जागृत हो गई कि अरे ये भी थे, इनको कहाँ हम भूल गए, इनको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। इतना ज़्यादा इनके पास काम आने लग गया कि इनके मतलब फिंगर टिप्स में ये होने लगा कि इस वाले को हाँ बोलूँ या इस वाले को हाँ बोलूँ, उस तरह का उनका फेस चला। आज खुद का अपना चैनल भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो करियर में कहाँ से कहाँ क्या ब्लॉकेज है आपकी, वो ठीक हो जाती है, हेल्थ ठीक हो जाती, क्या नहीं ठीक हो सकता आप सोचिए, एंड देयर इज़ नो एंड टू इट। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी, आपने थैंक यू सो मच इतने सारे केस स्टडीज़ अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के अनुभव के शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर, बहुत मज़ा आया, एंड आप खुद एक बहुत एनलाइटन सोल हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही क्या कभी आपको ऐसे अनुभव हुए हैं, क्या अभी कभी आपने PLR का कोई सेशन लिया है, आपने अपनी कौन सी लाइफ टाइम देखी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।